हेलो एवरीवन, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी सीरीज। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्लाइमेट हमारे फौना को, हमारे फ्लोरा को एंड ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्न करेगा। अगर आपको क्लाइमेट समझ आ गया तो आपको समझ आएगा कि वहां पे किस प्रकार के ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, वहां पे किस प्रकार के एनिमल्स हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में, कि व्हाट कुड बी द साइज ऑफ एनिमल, व्हाट कुड बी देयर ईटिंग हैबिट्स, और वहां के जो ह्यूमंस हैं उनकी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्या उनकी कल्चरल वे ऑफ लाइफ होगा, ये भी क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा। तो इस इंट्रोडक्शन से वी आर स्टार्टिंग विद अवर टॉपिक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट का जब हम मतलब समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के दो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं। वन इज टेम्परेचर, अनदर वन इज प्रेसिपिटेशन। जस्ट राइट इट डाउन। हम अर्थ को लैटिट्यूड वाइज अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पे तीन टाइप के जोन्स अर्थ पे क्रिएट होते हैं। दैट इज ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। दीज आर दी थ्री टेम्परेचर जोन ओवर द अर्थ सरफेस। जब हम प्रेसिपिटेशन की बातें करते हैं, प्रेसिपिटेशन का अर्थ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन। इट कुड बी रेनफॉल, इट कुड बी स्नोफॉल। इन प्रेसिपिटेशन की फ्रीक्वेंसी, कि पूरे साल में क्या केवल 3 महीने बारिश होती है या पूरे साल बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। जैसे एक केस लेते हैं चेरापूंजी का, मौसम राम का, जहां वी कुड ऑब्जर्व हाईएस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज टेकन प्लेस, और 1100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है पूरे साल में। लेकिन ये जो बारिश है 1100 सेंटीमीटर की, ये बारिश कंफाइंड है 3 to 4 months ऑफ द मॉनसून सीजन, while otherwise on the other hand 8 months are running dry in this area। तो मींस कि ये भी वेजिटेशन का एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि बारिश एक बार में ज्यादा होती है या पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन, अलग प्रकार के लोगों का बिहेवियर गाइड होगा क्लाइमेट के द्वारा। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, अगर अर्थ को क्लाइमेट के बेसिस पे या आई वुड से टेम्परेचर के बेसिस में डिस्क्राइब किया जाए तो हम 4 प्रकार के टेम्परेचर के जोन्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज, एज यू ऑल नो, ट्रॉपिकल, which is confined between the Tropic of Cancer and between the Capricorn, और इसी के आसपास ये सारे जोन्स होते हैं। तो दिस जोन इज डिटरमाइंड बाय ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स का मतलब है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अगर हम इंडिया में, जैसे हम इंडिया को कहते हैं कि मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल इन कैरेक्टर, कि वहां पे कभी भी मुंबई चेन्नई में सर्दियां नहीं आती हैं। तो मींस की टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई टेम्परेचर, ऑल राउंड द ईयर। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट कीप ऑन मेकिंग नोट्स। दीज वीडियोज आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिक्टेशन इन्वॉल्व। यहां प्योरली फ्लो चार्ट्स एंड डायग्रामेटिक फॉर्म में ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। इससे पहले की वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आज का वीडियो आपको ज्यादा समझ आएगा। अदरवाइज दिस इज द मोस्ट एडवांस वीडियो ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि पूरे क्लाइमेट को कंसाइज करके एक लेक्चर में हम लेकर आए हैं। तो दिस इज द नटशेल, और दिस आई वुड से द एप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिक इज द एरिया जहां पे पूरे साल टेम्परेचर हाई रहता है। इसके थोड़ा सा यदि हम बाहर चले जाएं, अब इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो दिस इज द जोन जो इंडिया का नॉर्दर्न जोन है, जहां आज हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, पंजाब वाला रीजन, हिमाचल, JNK। दीज आर द एरियाज विच लाइज इन द वार्म टेम्परेट, or somewhere it has been written as subtropical। इस जोन से थोड़ा सा बाहर चले जाएं,
ये जोन में स्पेन भी है, इटली भी है, ग्रीस भी है, फ्रांस का सदर्न पार्ट भी है, या यूएसए का सदर्न पार्ट है। हाफ पार्ट ऑफ यूएसए इज इन दिस जोन। अगर इस जोन के हम बाहर चले जाएं, अब वो एरिया है जहां पे बहुत ठंड है, एंड दिस इज द जोन ऑफ कोल्ड टेम्परेट। कोल्ड टेम्परेट के कौन से कंट्रीज है? यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, नदर्न पोलैंड, साइबेरिया, ये सारे एरियाज इस कोल्ड टेम्परेट के जोन में है। तो कोल्ड टेम्परेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जस्ट राइट इट डाउन, these are the areas which experience snowfall during the winter month. Snowfall during winter. वार्म टेम्परेट कोल्ड टेम्परेट से कैसे अलग है? वार्म टेम्परेट में देयर इज नो फिनोमिना ऑफ स्नोफॉल। जैसे दिल्ली का क्लाइमेट है, चंडीगढ़ का क्लाइमेट है, कि गर्मियां भी एक्सट्रीम होंगी, समर्स आर एक्सट्रीम while winters are also extreme. तो दोनों जगह एक्सट्रीम क्लाइमेट है, even in summers and in winters. तो we could write here is high temperature during summers and low temperature winters. देखो, अगर आपको ये क्लाइमेट समझ आ गया, अगर आपको ये टेम्परेचर का डिवीजन समझ आ गया, तो आपके बहुत सारे क्लाइमेट के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग हियर अगेन, ट्रॉपिकल इज द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई ऑल राउंड द ईयर, दैट इज 12 मंथ्स हाई टेम्परेचर रहेगा। इसके बाहर चले जाएंगे जहां वार्म टेम्परेट है, वहां पे गर्मियां तो एक्सट्रीम है, जैसे ट्रॉपिक्स की हैं, जैसे दिल्ली का क्लाइमेट है, चंडीगढ़ का क्लाइमेट है, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर डिप करेगा, लेकिन बर्फ नहीं पड़ेगी। स्नोफॉल विल नॉट बी विटनेस until and unless hilly area ना हो। If it is a plain area, snowfall will not be observed. Alright, once we move ahead of the 45 degree latitude और हम चले जाते हैं अब कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट में, जो नदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, कनाडा है। एग्जांपल्स, जस्ट लर्न ज्योग्राफी बाय एग्जांपल्स एंड मैप। कनाडा, यूके, नदर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यहां पे सर्दियों में बर्फ पड़ेगी, एंड इवन समर्स आर मॉडरेट, दे आर नॉट हॉट, समर्स आर मॉडरेट, क्योंकि अब ठंडे पड़ती जा रही हैं, मॉडरेट समर्स, वाइल स्नोफॉल इन द विंटर्स। अब इसके बाहर अगर हम चले जाएं, तो जोन आता है जहां पे परमाफ्रॉस्ट है, 12 महीने बर्फ है, फ्रिजिड और परमाफ्रॉस्ट। नदर्न लैटिट्यूड में, नदर्न हेमिस्फीयर में, इस एरिया को बोला जाएगा आर्टिक सर्कल या आर्टिक सी, सदर्न में बोला जाएगा एंटार्क्टिका। तो ये फ्रिजिड जोन के एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम टेम्परेचर के बेसिस में अर्थ को कैटेगराइज करें, तो दीज आर दी वेरियस जोन विच हैज बीन फॉर्म्ड ओवर द अर्थ सरफेस। ऑलराइट, तो इतना क्लियर है। अब हम जाते हैं कि प्रेसिपिटेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑलराइट, अच्छा, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्रेसिपिटेशन के साथ जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, तो ट्रॉपिक्स के 3 पार्ट निकल कर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ट्रॉपिक्स इज सेम, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, लेकिन हर जगह पे रेनफॉल का क्वांटम या अमाउंट बदल रहा है। ऑलराइट, ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको और बहुत अच्छी समझ आएगी इफ यू आर हैविंग एटलस इन फ्रंट ऑफ यू, और इफ यू हैव पेस्टेड एटलस ऑन योर वॉल्स। अगर आपने बड़े बड़े मैप्स अपनी वॉल पे लगाए हुए हैं, या आप लगातार एटलस को देखेंगे, तो आपको ये सारे डायग्राम्स या ये सारे कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आएंगे। इक्वेटर का वो एरिया है, ट्रॉपिक्स में इक्वेटर वो एरिया है विच इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम ऑफ द रेनफॉल। तो ट्रॉपिक्स के भी 3 जोन अब निकल के आएंगे। देयर आर 3 जोन्स ऑफ ट्रॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन। In the tropics, 3 zones could be identified on the basis of their precipitation. These zones are equator, just write it down, a zone of high rainfall.
यहां पे मैं आपकी सारी क्लाइमेटोलॉजी कंक्लूड करूंगा। जो अभी तक हमने 6 लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, 7 लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहां होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब तक क्लाइमेट का ह्यूमन पे इंपैक्ट नहीं आता तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी और आपकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मैच्योर नहीं होगी और ज्योग्राफी वुड बी ऑफ नो यूज। वो केवल किताबी ज्ञान है जो अभी तक हमने पढ़ा। अब उसका एप्लीकेशन आज हम करेंगे कि कैसे वेजिटेशन, कैसे एनिमल्स या कैसे ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स और आई वुड से क्लाइमेटिक कैरेक्टर्स। तो वो सारे एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरी कर रहे हैं जो उसके क्लाइमेट के एट्रीब्यूट्स हैं। ऑलराइट, तो यहां पे देखते हैं इक्वेटर वो एरिया है जहां बारिश बहुत ज्यादा है, हाई रेनफॉल इज देयर। दिस इज द जोन, नथिंग बट द जोन ऑफ, जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे ओनली दोज को अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट, और अदरवाइज जिनको थोड़ा सा ज्योग्राफी का बेस अच्छा है दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट। दिस इज द जोन ऑफ डोल्ड्रम। याद करो ट्रेड विंड्स, याद करो प्रेशर बेल्ट। दिस इज द जोन जहां पे convection currents are rising upward. Since convection current are rising upward, rainfall is there. So rainfall is the outcome of low pressure belt. This is the zone of low pressure belt. सारे concept clear करेंगे। Low pressure belt. All right. High rainfall, high temperature. Since it is the zone of equator या tropics. याद करो मॉनसून का महीना जब गर्मी भी है और बारिशें भी है, सीधी ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, इतनी ज्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ है। तो सेम इज द केस, ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ होगी एंड द नेचर ऑफ ट्रीज विल बी ट्रॉपिकल, ब्रॉड लीव्स, हार्डवुड। जस्ट राइट इट डाउन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे इन शब्दों से ही। ट्रॉपिकल, हार्डवुड, ब्रॉड लीव्स, हार्डवुड, इक्वेटोरियल, रेन फॉरेस्ट। ये सारे कैरेक्टर्स को अब डिफाइन करता जाएगा। ट्रॉपिकल, ब्रॉड लीव्स, हार्डवुड, इक्वेटोरियल, रेन फॉरेस्ट। वेयर ट्री साइज या लेंथ इज नियरली 60 मीटर। दीज आर द जोन्स ऑफ, यहां पे क्रीपर्स, बेल, मनी प्लांट, ये सारे इन एरियाज के ट्रीज हैं। यहां पे जो ट्रीज होंगे उनके प्लांट्स बहुत बड़े होंगे। ऑलराइट, तो दीज आर द नेचर ऑफ ट्रीज। अब ये घने जंगल हैं, दीज आर द डेंस फॉरेस्ट। सिंस दीज आर द डेंस फॉरेस्ट, तो यहां पे बड़े बड़े जानवर नहीं एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि उनके लिए मूविंग स्पेस नहीं है। यहां पे होंगी बटरफ्लाईज, जस्ट राइट इट डाउन, बटरफ्लाईज, बर्ड्स या वो एनिमल जो पेड़ के ऊपर जीवित रह सकते हैं जैसे कि मंकी, चिंपांजी। ये सारे एनिमल्स, जितने भी एबोरियल एनिमल्स हैं जो प्लांट पेड़ों के ऊपर जीवित रहते हैं, वो एनिमल्स यहां मैक्सिमम मात्रा में पाए जाएंगे। यहां बहुत बड़े एनिमल्स नहीं मिलते हैं। दिस इज द जोन बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 8 डिग्री साउथ। These data could vary, somewhere they could be at 10 degree. So this is the zone of equatorial rain forest. See the nature of plants, nature of animal. Now see the human activity. अब वर्ल्ड के जितने ट्राइब्स रहेंगे वो इन जगहों पर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब ट्राइब्स और फॉरेस्ट का कनेक्शन समझो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्योग्राफी से ह्यूमन एक्टिविटी को रिलेट करने के लिए। सी, एग्रीकल्चर इज द प्लेस जहां पे फॉरेस्ट कम है, उन फॉरेस्ट को काटा जा सकता है और खेती करी जा सकती है। एग्रीकल्चर कुड बी परस्यूड। तो लेकिन अगर जहां इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनका साइज या जिनकी लेंथ 80 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर है, उन ट्रीज को कट करना बहुत मुश्किल है। मोरओवर दीज आर द डेंस रेन फॉरेस्ट, दे हैव अबंडेंट ऑफ फ्रूट्स, जैसे बनाना और कितने ही सारे फ्रूट्स इन फॉरेस्ट का पार्ट है। तो यहां से जब ह्यूमन ने ट्रांजिशन करना था फ्रॉम द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ टूवर्ड द एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ, दीज आर द टू, दिस इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द एरा ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एग्रीकल्चर का मतलब है जब हमने अपने लिए अपना खाना कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, कि वी हैव जस्ट अबंडेंट द डिपेंडेंसी ओवर द फॉरेस्ट। तो ऐसे ट्रांजिशन को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ऐसे रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। लेकिन जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है एग्रीकल्चर करने का, क्योंकि दे आर ऑलरेडी हैविंग अबंडेंट ऑफ फूड इन दी फॉरेस्ट।
तो why are they going to cut the forest and making so much efforts to just to cultivate certain plants? तो वो इतने एफर्ट क्यों करें अगर उनको फ्री में नेचर से इतना कुछ मिल रहा है और ये लोग केवल हंटिंग एंड फ्रूट गैदरिंग पे ही जीवित रहेंगे? इसीलिए forests are always associated with the tribal way of life, and these forests are the home of tribals. See the human connection with the climate. So tribals are connected with forest, or forest are the outcome of high temperature and high precipitation. Means tropical rainforest are the abode of tribes, not in India but across the world. I will put certain examples here. इंडिया के सेंट्रल इंडिया का पार्ट देखो, लेट्स टेक एन केस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अपर पार्ट ऑफ तेलंगाना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दीज आर द रीजन्स जहां इंडिया की मैक्सिमम ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन है. मध्य प्रदेश मैक्सिमम ट्राइबल्स, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स. सी द कॉमन फैक्टर फॉरेस्ट, सी द कॉमन फैक्टर हॉट एंड वेट क्लाइमेट विच इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट. मैक्सिमम ट्राइबल इन इंडिया अंडमान निकोबार, climate hot and wet. 99% of the population is tribal in Lakshadweep. All right, again hot and wet equatorial climate means forest and tribes are inseparable. तो यहां से क्या कंक्लूड करते हैं हम, कैसे हमने क्लाइमेट को ह्यूमन के साथ रिलेट किया कि द इक्वेटोरियल बेल्ट और वेयर एवर इन द वर्ल्ड इफ यू आर फाइंडिंग क्लाइमेट विच इज हॉट एंड वेट, forests are the natural outcome. Since forests are the natural outcome, human activity is going to be the tribalism way of life. अब ये वे लोग हैं जो ट्राइबल्स हैं. ये ऐसी जगह है, अगर आपको लेटराइट सॉइल पता है, लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन होती है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जहां 4 महीने बहुत बारिश और 8 महीने बहुत गर्मी है. ऐसी जगह पे बनेगी लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल की क्या कैरेक्टर है, जस्ट राइट इट डाउन. लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन द टॉप सॉइल, just write it down, lack of nutrition in the top soil, since because of excessive rainfall nutrition will move downward. Because of excessive rainfall nutrition will move downward. जो लोग नहीं लिख पा रहे, just rewind this video again and again. तो top soil is deficient in nutrition. If these tribals will try to do agriculture in this type of soil, the fertility of the soil will decline in another 3 to 4 years. The remaining fertility of the soil is going to decline in another 3 to 4 years. So what they are going to do, they are tribals, they do not have facilities like manure and fertilizer. They will abandon that patch of land and move to a fresh land और वहां पे खेती करने लग जाएंगे. And this type of farming is shifting agriculture, जिसको हिंदुस्तान में झूमिंग बोलते हैं. Shifting agriculture. Now coming back to the concept. Hot and wet equatorial climate, dense forest. Tribalism is the way of life. If these tribalism is the way of life, nature of the soil will become laterite. सब कुछ क्लाइमेट डिटरमाइन कर रहा है, सब कुछ नेचर डिटरमाइन कर रहा है कि घने जंगल तो ट्राइबल, ये ट्राइबल के नीचे है लेटराइट सॉइल. इफ दे विल ट्राई टू डू एग्रीकल्चर, नेचर इज नॉट प्रमोटिंग एग्रीकल्चर है, और यहां पे आफ्टर 3 to 4 years fertility will decline and they are bound to move to a new place. इंडिया का जितना भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इट इज कन्फाइंड टू इन दिस बेल्ट. आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे ज्योग्राफी के. यू डू नॉट नीड टू क्रैम और मग अप द कॉन्सेप्ट, यू जस्ट नीड टू मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज. वंस फिनोमिनाज आर क्लियर तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा. ऑलराइट, तो सेंट्रल इंडिया पार्ट, tribalism way of life. Central India part where shifting agriculture is being pursued. Same is the case with Northeast, same is the case with Andaman, same is the case with Lakshadweep. Common factor is hot and wet equatorial climate. तो ट्रॉपिक्स में 3 प्रकार के क्लाइमेट बनेंगे. नंबर फर्स्ट क्लाइमेट वाज टेम्परेचर इज हाई सिंस इट इज द ट्रॉपिकल एरिया, रेनफॉल इज हाई, रिजल्ट इनटू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सेकेंड पार्ट इन ट्रॉपिक. अब ट्रॉपिक का सेकेंड पार्ट देखो. Let's make a small diagram of Earth. This is equator, this is hot and wet equatorial climate. As we move away from the equator or away from the doldrum, I would say, now this is the zone. हिंदुस्तान का केस ले लो.
दिस इज इक्वेटर, दिस इज इंडिया। अब इस जोन में आपको पता है कौन सी विंड चलती हैं? ट्रेड विंड्स। डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो अगर बारिश होगी कॉन्टिनेंट के किसी हिस्से में तो वो बारिश होगी ईस्ट पार्ट में, क्योंकि दीज आर द एरियाज विच इज नियर टू द कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स विल ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड। तो इन जगहों पे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होगा। मॉनसून का मतलब है कि 6 महीने बारिश होगी या 3 महीने बारिश होगी, फिर रिवर्सल ऑफ द विंड विल बी देयर। व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द इंडियन ज्योग्राफी पार्ट, वहां पे मैं बताऊंगा कि इंडियन मॉनसून का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑलराइट, विच इज इटसेल्फ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग कॉन्सेप्ट। वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रॉपिक्स के अंदर दूसरा टाइप का क्लाइमेट होता है। फर्स्ट वाज इक्वेटोरियल, second is monsoonal climate, means rainfall is confined for 3-4 months, 3-4 months ऐसा क्लाइमेट है। ऐसे क्लाइमेट में ट्रीज कौन से होंगे? यहां पे ट्रीज थे एवरग्रीन, क्योंकि ट्रीज नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर, उनको सर्वाइव करना है, तो पूरे साल पानी है तो दे विल गो ग्रीन। ऐसी जगहों पे जब बरसात में, जैसे हम इंडिया के मैक्सिमम एरियाज में मॉनसूनल क्लाइमेट है, तो मींस रेनफॉल इज कन्फाइंड टू द पीरियड ऑफ 3 to 4 months। उसके अलावा ड्राई एरिया सीजन है। अब ड्राई सीजन में ट्रीज अपनी लीफ को सस्टेन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू ड्रॉप ऑफ देयर लीव्स। और पतझड़ का मौसम आता है। पतझड़ इज ऑटम, when trees could not hold the leaves because of lack of water. These kind of forests are known as, since they are in the tropical areas, tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest, पतझड़ वाले पेड़। Alright, third type of climate here is grassland, tropical grassland, या I would say savanna type of climate. Savanna are the grasslands of Africa, जो टॉल ग्रासेस, एलिफेंट ग्रास जिसको कई बार बोलते हैं, जो डिस्कवरी में आप देखोगे। अब ग्रासलैंड वो एरिया है सेमी एरिड, आई वुड से, रेनफॉल जहां पे सिमिलर टू द मॉनसून पार्ट, रेनफॉल 2-3 महीने आएगी, बाकी पूरे 8-9 महीने गर्मियां हैं और ड्राई वेदर है। ऐसी जगहों पे बड़े बड़े ट्रीज को सस्टेन नहीं कर सकती नेचर, तो ग्रासेस विल बी कॉमन, क्योंकि ग्रासेस नीड्स लेस वाटर। तो ग्रासलैंड इज एन एरिया विच नीड लेस वाटर। तो सवाना क्लाइमेट में गर्मी उतनी ही है, सिंस इट इज इन द ट्रॉपिक। इस पूरे ट्रॉपिक में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जो वेरिएशन आ रही है सारे क्लाइमेट में, द वेरिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिपिटेशन। यहां पे प्रेसिपिटेशन और कम होती जा रही है। एज जस्ट राइट इट डाउन, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, the amount of rainfall is decreasing in the tropics. Just write it down as if for now tropics. So beyond the equatorial climate, we are experiencing monsoonal climate and savanna type of climate. या we could say continental. ये बीचों बीच में होता है कॉन्टिनेंट के, कॉन्टिनेंटल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेयर बिग ट्रीज कुड नॉट ग्रो क्योंकि पानी की कमी है, तो स्मॉल ग्रासलैंड्स आर देयर, ग्रासेस आर देयर। अब ऐसी जगहों पे प्लेन एरिया होगा और केवल ग्रासेस होंगी। ऐसी जगहों पे अब सी द नेचर ऑफ फौना फ्लोरा, नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ फौना। अब जहां पे प्लेन एरिया है, देयर इज अ ग्रास, देयर आर ग्रासेस, herbivores will be there, herbivores, wild buffalo, deers, giraffe and many of the herbivores, सारे herbivores यहीं पे होंगे। मैक्सिमम ऑफ द herbivores आर हियर, चाहे यूएसए है, चाहे लैटिन अमेरिका है, चाहे अफ्रीका है, चाहे इंडिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, herbivores हैं यहाँ पे। इन herbivores पे फीड करने वाले carnivores हैं, क्योंकि नेचर हैज इट्स ओन वे of balancing the things. Carnivores are there. कौन से carnivores? Lion, cheetah, tiger, everything. इसलिए इन जगहों को सवाना में जो डिस्कवरी में दिखाया जाता है वो ये एरिया है। Since grasses are the outcome of high temperature
but low rainfall. Savanna grasslands. Alright. Herbivores grassland पे feed करेंगे, herbivores पे feed करेंगे carnivores, and this is also known as great parkland. पार्क जैसे लगते हैं और यहाँ इतने सारे एनिमल हंट करते रहते हैं. ग्रेट पार्कलैंड. वर्ल्ड में एग्जांपल्स है ग्रासलैंड के, विच आई विल डिस्प्ले यू ओवर द पिक्चर्स. इन ग्रासलैंड को इंडिया में बोला जाता है बर्निंग ग्रासलैंड, BUNNY, बर्निंग ग्रासलैंड्स. अफ्रीका में इन ग्रासलैंड को बोला जाता है सवाना ग्रासलैंड्स. ब्राजील में कैंपोस, वेनेजुला में लानोज. तो दीज आर द वेरियस नेम ऑफ द ग्रासलैंड्स. दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. फर्क क्या है? बारिश कम है, टेम्परेचर ज्यादा है. बियॉन्ड दीज ग्रासलैंड्स, एज वी गो अप बियॉन्ड दीज ग्रासलैंड, दिस इज द बेल्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी. याद करो, हाई प्रेशर. कौन सी हाई प्रेशर? सब ट्रॉपिकल. जहां कैंसर और कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, हाई प्रेशर. दिस बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट. हाई प्रेशर बेल्ट मीन्स, सी climatologic application. High pressure belt means horse latitudes, means anticyclones. सब कुछ रिवाइज करेंगे आज हम. Anticyclones means deserts, no rainfall. Anticyclones are associated with no rainfall, subsiding air. So these are the tropical deserts of the world. चाहे वो अमेरिका में है, मैक्सिको एंड अमेरिका के बॉर्डर पे स्नोरन डेजर्ट, मोहेव डेजर्ट, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, अरेबियन डेजर्ट. सदर्न पार्ट में आ जाएंगे तो अटकामा, नाबिब, कालाहारी या वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, विच इज अ कल्मिनेशन ऑफ 7 डेजर्ट्स. ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, है ना, तनामी डेजर्ट, मेनी मोर डेजर्ट्स. तो इस तरीके से डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन दी हाई प्रेशर बेल्ट. तो क्लाइमेट का एप्लीकेशन है सारा. अब डेजर्ट में, अच्छा, अब सवाना ग्रासलैंड में ह्यूमन रह गया. ह्यूमन वे ऑफ लाइफ, ये एरिया है, यहां एग्रीकल्चर तो कर सकते हैं, तो ड्राई लैंड फार्मिंग विल बी देयर. इंडिया में मैक्सिमम ऐसा क्लाइमेट है, ड्राई लैंड फार्मिंग. बोथ मॉनसूनल एंड सवाना में, दोनों में ड्राई लैंड फार्मिंग. तो इन जगहों पे फार्मिंग होगी, लेकिन बारिश ज्यादा नहीं है. फार्मिंग करोगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी. तो फार्मिंग विल बी सबसिस्टेंस इन कैरेक्टर. नेचर ऑफ फार्मिंग विल बी सबसिस्टेंस. सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट होते चले जाएंगे. सबसिस्टेंस इन कैरेक्टर. नाउ कमिंग टू दी डेजर्ट पार्ट. अब डेजर्ट में तो फार्मिंग भी नहीं कर सकते, तो हाउ पीपल विल सर्वाइव? तो देयर सर्वाइवल इज ओवर द मिल्क ऑफ एनिमल्स. लाइक, अब ये लोग क्या करेंगे? गोट पालेंगे, कैमल्स, शीप्स, और इनसे ही कुछ ना कुछ अपना गुजारा करेंगे. इनकी ऊन को बेचेंगे, इनके मिल्क को बेचेंगे, इनके मीट को कंज्यूम करेंगे. इसलिए यहां पे जो लोग रहेंगे वो मोस्टली नॉन वेज ईटर्स होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी लो. सीधी गल्फ एरिया, नॉन वेज ईटर. तो ऐसी जगहों पे, या राजस्थान, नॉन वेज ईटर. इन सारे कारणों से क्लाइमेट का देखो ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट, फूडिंग हैबिट के ऊपर इंपैक्ट. हर जगह की फूडिंग हैबिट डिफरेंट है, क्लोथिंग डिफरेंट होगी. हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाला व्यक्ति कॉटन पहनेगा, यहां के ट्रॉपिकल एरिया के लोग कॉटन पहनेंगे बिकॉज ऑफ द हॉट क्लाइमेट. उनका ड्रेसिंग पैटर्न, फूडिंग पैटर्न विल बी एंटायरली डिफरेंट. ऑलराइट. तो यहां पे हॉट एंड वेट, हाई प्रेशर बेल्ट पे हॉट्स लैटिट्यूड्स, एंटीसाइक्लोन्स, डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में पीपल विल अंडरगो फॉर दीज काइंड ऑफ एनिमल्स, और वो इन एनिमल्स के लिए ग्रासेस कहां से लेकर आएगा? अच्छा, यहां पे कभी भी गोट एंड यहां पे कभी भी कैटल रियरिंग नहीं होती, गाय और भैंस नहीं पाली जाती, बिकॉज दीज आर द एनिमल्स विच रिक्वायर्ड मोर ग्रास एंड मोर वाटर. तो यहां पे वो एनिमल्स रखे जाएंगे जो ड्राउट एनिमल होते हैं, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस. तो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस and they need to feed these animals over the grasses, and these are the areas which are lacking in grasses also. तो ये इनको लेके घूमते रहेंगे, and way of life will be, see the culture, nomadic way of life, nomadism, खाना बदोश. पूरा गल्फ रीजन nomadism, ट्राइब्स पूरे गल्फ की, सेंट्रल एशिया की nomads because of the climate. Rajasthan, nomadism culture. See the people of Rajasthan, the tribes of Rajasthan, they will do these kind of activities.
तो ये सब कुछ क्लाइमेट से ड्रिवन है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ आई विल पुट फॉरवर्ड दी ट्रॉपिक्स ऑफ वर्ल्ड, कि ट्रॉपिक्स के क्या क्या पार्ट है। फिर से रिपीट, 4 जोन: इक्वेटोरियल हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मॉनसूनल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। चारों में कॉमन हाई टेम्परेचर, फर्क rainfall is decreasing as we moving from equator towards the Capricorn and Cancer, that is towards the poles. तो इक्वेटर से दूर जाओगे तो ये सारे क्लाइमेट के रिफ्लेक्शन आएंगे। जस्ट लुक एट द पिक्चर्स नाउ, सी द जोन ऑफ इक्वेटर: अमेजन रेन फॉरेस्ट, ब्राजील, वेनेजुला, इन सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। सेंट्रल अफ्रीका, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो रिवर है यहाँ पे world largest river in terms of its water volume, that is the Amazon river, because of it is over the equator. Nile equator के पास से ही start हो रही है and it is moving in this direction. Alright, see, rainforest, certain part of Australia, rainforest, Madagascar, these are the areas of rainforest of the world. USA, Hawaiian Islands, रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के आसपास। और वर्ल्ड की जितने भी ट्राइबलिज्म वे ऑफ लाइफ है वो यहीं पर होगा, चाहे इंडिया के पार्ट है चाहे वर्ल्ड में है। ऑलराइट, सेकंड वन इज दीज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड द इक्वेटर। दिस वाज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों तरफ चले जाओ, रेनफॉल इज गोइंग टू डिक्रीज, तो ग्रासेस विल बी देयर, सवाना ग्रासलैंड्स। These are the grassland. Campos of Brazil, Llanos of Venezuela, Savannah of Africa, ये सारा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बनी ग्रासलैंड्स सेम बेल्ट में। इनके भी बियॉन्ड चले जाओ, डेजर्ट्स, मॉनसूनल क्लाइमेट, as I have mentioned, on the eastern part of the continent, which will experience rainfall because of this northeast and southeast trade winds. Eastern part of the continent. See, all these continents are in the eastern part. Alright, fourth type is desert type over the Cancer and Capricorn. This is Capricorn, this is Cancer. सारे डेजर्ट होंगे इनके ऊपर, चाहे गल्फ, सहारन, मोहेव, स्नोरन, एटाकामा, नाबीब, कालाहारी एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। 3/4 ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट। तो ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को समझेंगे। नाउ एज वी मूव अवे फ्रॉम दीज ट्रॉपिक एरियाज, वी कुड एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट। इन टेम्परेट क्लाइमेट में देखो, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट इन लेक्चर 4th और 5th, जस्ट वॉच ओवर द यूट्यूब। शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्दियों और गर्मियों में एक बेल्ट है जो 30 to 45 डिग्री के बीच की है, जिनको बोला जाता है मिडल लैटिट्यूड। इस बेल्ट में सर्दियों और गर्मियों में हवाओं का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स कीप ऑन चेंजिंग इन समर्स एंड इन विंटर्स। तो इन चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन विल बी चेंज। फॉर एग्जांपल, अगर विंड्स ऐसे चल रही हैं तो यहां पे होगी रेनफॉल, लेकिन यहां पे होगा ड्राई वेदर, बिकॉज विंड विल गो ड्राई एज दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। रिवर्स इज द केस, अगर विंड्स विद द चेंजिंग सीजन ऐसे चलने लगे तो दिस एरिया विल एक्सपीरियंस रेनफॉल व्हाइल दिस एरिया विल एक्सपीरियंस ड्राइनेस। तो 45 डिग्री लैटिट्यूड पे ओवर द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स देयर इज अ नेचर ऑफ क्लाइमेट नोन एज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये मेडिटेरियन सी के अराउंड सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए इसका नाम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रहा। मेडिटेरियन क्लाइमेट की क्या विशेषता है? कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में होगा, रेनफॉल इन विंटर्स। इंडिया का रिवर्स है, विंटर्स रेनफॉल, समर्स ड्राई। टेम्परेट है, बर्फ नहीं पड़ेगी, लेकिन सर्दियां गर्मियां बहुत ज्यादा नहीं है, एंड विंटर्स आर वार्म कोल्ड। ऑलराइट, विंटर रेनफॉल इन विंटर, समर्स आर ड्राई।
ऐसे क्लाइमेट में खास तौर पे उगाए जाते हैं फ्रूट्स, या ऐसे क्लाइमेट को बोला जाता है फिट फॉर ऑर्चर्ड फार्मिंग। फ्रूट्स लाइक सिट्रस, खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, ऑलिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसी जगहों पे सी दी इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट ओवर द ह्यूमन हेयर। ग्रेप्स बनेंगे तो वाइन मेकिंग भी तो होगी, ऑलिव होगा तो ऑयल रिफाइनिंग, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज भी होंगी, और सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस विल बी देयर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जूसेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो दीज आर द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जो 45 डिग्री लैटिट्यूड पे होंगे, कॉन्टिनेंट के वेस्ट पे होंगे, बी इट साउथ और ईस्ट, बी इट नॉर्थ और साउथ, और सबसे पहले मेडिटेरियन सी के अराउंड ऑब्जर्व है। तो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रिवेलिंग इन दी एरियाज लाइक सदर्न पार्ट ऑफ इटली, फ्रांस, स्पेन, नदर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी के दोनों तरफ, नदर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को। अगर वेस्टर्न की बात करें, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑब्जर्व्ड इन कैलिफोर्निया and in the certain areas of Australia and Latin America. 45 degree latitude in north and in the southern hemisphere in the western part of the continent. Winters will experience rainfall while summers will run dry. This is the climate of warm temperate. Warm temperate में कैरेक्टर पढ़ा अब हमने मेडिटेरियन। दूसरा कैरेक्टर, ये तो कोस्टल एरिया की बात की है कि कोस्ट पे होगा ये हमेशा क्लाइमेट। अब इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं जहां पे है कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। इस जगह पे फिर से टेम्परेचर इज टेम्परेट, तो दिस इज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स बिकॉज रेनफॉल आर लेस। तो ग्रासलैंड आर द एरियाज विच विल एक्सपीरियंस मिनिमम ऑफ रेनफॉल, चाहे वो ट्रॉपिकल है चाहे वो टेम्परेट है। इनसे ही थोड़ा सा नीचे भी तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बने थे अभी थोड़ी देर पहले। यहां पे ग्रासलैंड कॉन्सेप्ट इज सेम। ऑलराइट, ऑन दी प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे हम तीन प्रकार की वेजिटेशन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, बारिश ज्यादा होगी तो फॉरेस्ट, थोड़ी कम होगी तो ग्रासलैंड, और कम होगी तो डेजर्ट। ऑलराइट, तो ये टेम्परेट एरिया है लेकिन बारिशें कम है तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब यहां पे टेम्परेचर कम है तो इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, क्योंकि व्हीट इज अ नेचर ऑफ ग्रास। तो ग्रास विल बी वेरी न्यूट्रिशियस। जैसे अर्जेंटीना की बहुत फेमस ग्रास है अल्फा अल्फा, विच इज वेरी वेरी फेमस ग्रासेस। अगर इन ग्रासेस को एनिमल्स खाएंगे तो उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसलिए इंडिया के एनिमल जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को खाते, ग्रासेस को खाते हैं, उनकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू द काउज ऑफ यूएसए। और भी फैक्टर है, ब्रीड का फैक्टर है, बट वन ऑफ देम इज द फूड दे आर टेकिंग। सिंस टेम्परेट ग्रासलैंड द फूड इज वेरी न्यूट्रिशियस। These temperate grasslands are famous for the cultivation of wheat and maize. Wheat and maize. Alright, name of these grasslands are, in USA they have been called as prairies, in USA and Canada, in northern part of the America they have been called as prairies, in Europe they have been called as steppes, in Central Asia steppes, Kazakhstan. Alright, in the southern part, in Argentina, they have been called as pampas. In South Africa, veld. Just write it down. In Australia, they have been called as downs. D-O-W-N-S. तो दुनिया के अलग अलग पार्ट में latitudes are same. That is the middle latitude. Nature is temperature should be low and precipitation should be low. Both temperature and precipitation both are low. तो nature of the grassland will be temperate grassland. वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। यहां पे वर्ल्ड की मैक्सिमम व्हीट एंड मेज प्रोडक्शन है। अब यहां पे जो नेचर ऑफ फार्मिंग है दैट इज नॉट सब्सिस्टेंस लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है ग्रासलैंड की। यहां पे ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी गुड। तो यहां पे द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर विल बी कॉमर्शियल, फार्मर्स विल बी रिच,
एंड दीज एरियाज आर द एरियाज ऑफ डेवलप्ड नेशन। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है डेट इज ऑल्सो वेरी लो, इसलिए पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड विल बी मोर, दैट्स व्हाई नेचर ऑफ एग्रीकल्चर विल बी कॉमर्शियल। बहुत एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के फील्ड होंगे, लाइक इन कनाडा 250 एकड़ लैंड per hectare per capita is available for to the farmer. In USA it is 140 hectare. Alright, it is a very very big number, 140 hectare. इंडिया में क्या है, 1 या 2 हेक्टेयर के बीच में most of the farmers are confined in 1 to 2 hectare. 1 to 2 hectare, and in USA it is 150. In Canada it is 240 250. तो see the stark difference between India and USA and Canada. तो लैंड होल्डिंग डिफरेंट है, लैंड की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, इसलिए फार्मर्स आर रिच ओवर देयर एंड एज कंपेयर टू द फार्मर्स इन इंडिया। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट ओवर द कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन द सेंट्रल पार्ट इट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड which are very nutritious, which are very I would say productive. All right, let's see their picture. See, this is the Mediterranean type of climate around the Mediterranean Sea. In certain part of where common difference is where westerlies are there. Westerlies will cause rainfall. Westerlies are there. Westerlies are there. This is the difference. Westerlies are there. So westerlies are causing rainfall. Mediterranean type of climate, same latitude. All right. See the grassland of the world, prairies of North America, steppes of Europe and Central Asia, pampas of Argentina. इन सब के साथ क्या कॉमन है? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड मेज। सेकेंड इज मीट प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, ये इनकी कॉमन है। मीट प्रोडक्शन, एनिमल्स की मीट प्रोडक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की आपको मेज खिला के, कॉर्न्स खिला के, उन या ग्रास खिला के उनकी प्रोटीन इनटेक को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके मीट को बाद में कंज्यूम किया जाए। विच टाइप ऑफ मीट इज, यहां पोल्ट्री का कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, बीफ, मीट ऑफ काउ, क्योंकि काउ ऐसी एनिमल है जिसको ग्रासेस ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। इन जगहों पे ये सब कुछ अवेलेबल है। एज सेकेंड पार्ट इज देयर, दे गो फॉर मटन, दैट इज मीट ऑफ गोट और शीप। तो दिस टाइप ऑफ फूडिंग हैबिट विल बी देयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी देयर। ऑलराइट, अगर ये शीप रियरिंग भी करेंगे तो वूल विल बी द बेस्ट ऑफ इट्स क्वालिटी, मेरिनो वूल फ्रॉम दिस एरिया। Merino wool. All right. Now moving ahead to the another part, warm to cold. Now we are switching toward the cold temperate part. Cold temperate वो एरिया जहां सर्दियां बहुत ज्यादा होगीगा लेकिन बारिश भी ज्यादा है, क्योंकि these are the areas of temperate cyclones. Cyclone will be formed and they will pushed into the western part of the continent and they will cause precipitation. In cold temperate, two predominant type of climate is there. British type, write it down, will experience rainfall throughout the year because of the temperate cyclones. British type कहां पे? Western margin of the continent. वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर मैं कॉन्टिनेंट की शक्ल इक्वेटर से पोल्स की बनाऊं, वेस्टर्न मार्जिन की, इक्वेटर पे रेन फॉरेस्ट, इक्वेटर के बाहर डेजर्ट्स, मेडिटेरियन क्लाइमेट, देन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, दिस इज द चेंजिंग क्लाइमेट। फर्क क्या पड़ा? टेम्परेचर कहीं पे बदल रहा है, कहीं पे प्रेसिपिटेशन बदल रही है। यहां पे प्रेसिपिटेशन का फर्क है, यहां पे भी प्रेसिपिटेशन का फर्क है और टेम्परेचर का फर्क। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों नाम रखा ब्रिटिश में? लंदन में ऐसी क्लाइमेट है। यू कैन, लोग लंदन में दे विल ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला, क्योंकि कभी भी रेनफॉल हो सकती है। फिकल नेचर ऑफ क्लाइमेट इज देयर, फिकल नेचर ऑफ क्लाइमेट कभी भी बदल जाएगा।
बिकॉज ऑफ द अपकमिंग टेम्परेट साइक्लोन्स, क्योंकि ब्रिटेन बिल्कुल कोस्टल एरिया है. टेम्परेट साइक्लोन कुड बी कैरिड फ्रॉम बाय द वेस्टर्लीज एंड दे विल बी पुश्ड इनटू द ब्रिटेन. ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. अगर इन्हीं जगहों पे एक और क्लाइमेट होता है साइबेरियन, which is very important. Character is rainfall throughout the year and they will cause temperate evergreen forest. Temperate evergreen forest. Temperate evergreen forest. इनके लीव्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. जैसे ट्रॉपिकल एरियाज के लीव्स बहुत बड़े होंगे साइज में टू होल्ड मैक्सिमम ऑफ द सनलाइट. इनके लीव्स बहुत पतले होंगे जैसे पाइन, देवदार, ताकि दे कुड नॉट होल्ड स्नो, ताकि स्नो कुड स्लाइड फ्रॉम देम इजीली. तो नीडल लाइक ट्री लीफ विल बी देयर. तो वेजिटेशन इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, नीडल लाइक ट्री, कॉनिफेरस. कंप्लीट नेम, इससे सब कुछ क्लियर है. टेम्परेट एवरग्रीन सॉफ्टवुड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? दीज ट्रीज आर वेरी सिंपल टू कट सिंस दे आर ऑफ सॉफ्टवुड. तो दे आर गुड फॉर मेकिंग पेपर एंड पल्प. मोरओवर दिस इज द प्लेस विच इज कोल्ड टेम्परेट, मींस गर्मियों में टेम्परेचर कम है, सर्दियों में 6 महीने बर्फ पड़ गई. अब एग्रीकल्चर कैसे करोगे? मींस इनकी जो डिपेंडेंसी है लाइवलीहुड के लिए वो एग्रीकल्चर पे कम होगी. व्हाट दे विल डू इज दे विल गो फॉर, सिंस दीज फॉरेस्ट आर इजी टू कट, फॉरेस्ट्री. ये पेड़ों को काटेंगे और दे विल परस्यू सिल्वीकल्चर. वर्ल्ड के मैक्सिमम फॉरेस्ट यहां पे काटे जाएंगे फॉर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुड. कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, अपर पार्ट ऑफ जर्मनी, जिन जगहों पे क्लाइमेट प्रिवेल करेगा. सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में इस क्लाइमेट को क्या बोला जाता है? टाइगा. टाइगा क्लाइमेट मींस टेम्परेट सॉफ्टवुड कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी कि यहां पे सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस होगा. ऑलराइट, बियॉन्ड दिस क्लाइमेट वी विल एक्सपीरियंस परमाफ्रॉस्ट, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी. टुंड्रा क्लाइमेट, Antarctica and Arctic Circle. All right, let's look at the picture. This is the British type of climate. On the western margin of the continent, beyond 45 degree latitude. This is the Siberian type of climate. ये सारे एरियाज हैं जहां पे डेंस फॉरेस्ट है लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट है. Wood will be cut down for the use for the making paper and pulp. So economic activity will be silviculture. Moreover, people could not rely over the agriculture for their economic activity since climate is very cold. Summers में बहुत ज़्यादा production नहीं हो सकती, winters में बिल्कुल नहीं हो सकती. Beyond these climate, we will experience tundra type of climate, where no economic activity could be pursued क्योंकि यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है. Alright, here we are done with our last lecture of climatology, that is the climatic classification. From the very next lecture, we are going to pursue जियोमॉर्फोलॉजी. और जियोमॉर्फोलॉजी में वी विल बी हैविंग 4 to 5 लेक्चर. जियोमॉर्फोलॉजी इज वेरी वेरी ल्यूसिड. सबसे जो कठिन है ज्योग्राफी में दैट इज द क्लाइमेटोलॉजी, बिकॉज लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन इज देयर, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर, लॉट ऑफ आई वुड से कि अदर देन कॉन्सेप्ट कि लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड वोकैबुलरी इज इन्वॉल्व. सो मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व. बाकी इतनी टर्मिनोलॉजी कहीं पर भी नहीं आती है. ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट.